हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। माई सेल्फ अभिनीत सिंह और सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार एंड सभी को राधे राधे। तो जैसा कि आप जानते हैं गाइस, यहाँ पे आरआरबी जेई 2024 का जो रिक्रूटमेंट है आउट हो चुका है और भारी भरकम यहाँ पे जो वैकेंसी है वो निकाली गई है सरकार की तरफ से। ऐसे में आपको जरूरत है यहाँ पे एक राइट पाथ की, क्योंकि सीबीटी वन जैसा एक हार्ड कोर आपके पास में स्टेज आता है। तो यहाँ पे हमारे साथ है आकाश, जिन्हें अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आरआरबी जेई को क्लियर कर चुके हैं और यहाँ पे रेलवे में अपनी एज ए जेई सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट में। तो आज हम आकाश से जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एग्जाम को क्लियर किया और क्या एग्जाम के लिए टिप्स एंड ट्रिक वो देंगे। तो आकाश, सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन है चैनल में। Hello everyone, myself Akash Sarode. I am working as a junior engineer in S&T department as a design engineer in Western Railway headquarter Churchgate, Mumbai. इंग्लिश आपकी काफी अच्छी है। मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इंटरव्यू को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देखेंगे, तो आप बाय लैंग्वेज का यूज कीजिएगा। हाँ, श्योर श्योर। ओके। तो आकाश, यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास में जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है वो टोटल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अच्छी 7,500 प्लस वैकेंसी ऑलमोस्ट यहाँ पे सरकार ने निकाली है। तो यहाँ पे जैसा कि आकाश हम जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो हमारे पास में दो भाग में डिवाइड होता है, सीबीटी वन और सीबीटी टू। सीबीटी वन में अगर हम देखें तो पूरा नॉन टेक्निकल होता है और सीबीटी टू में हमारे पास में जो है टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों होता है। सीबीटी वन हमारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बीइंग टेक्निकल पर्सन और एक नॉन टेक्निकल वाले जो एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं वो भी एग्जाम में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये दो हमारे पास में स्टेजेस हैं। ऐसे में क्या होता है कि एक फियर होता है बच्चों के मन में, और खासकर कि इस बार गवर्नमेंट ने जो 36 साल एज कर दी है। तो यहाँ पे जो एक प्राइवेट सेक्टर वाला जो तबका है, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए भी एक मौका है कि फिर से यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब एक वो पा सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे पढ़ाई को छोड़े हुए भी काफी टाइम हो गया। तो आकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एस्पिरेंट्स अपनी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन की जर्नी को किस तरीके से स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले जो स्टूडेंट लोग हैं जो सबसे पहले सीबीटी वन पे फोकस करें, क्योंकि सीबीटी वन विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम्म। जितना आप सीबीटी वन में पोस्ट क्लियर करोगे उतना ही आप सीबीटी टू के पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हो। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि लास्ट टाइम ये बहुत स्टूडेंट को नहीं पता था कि हम्म। जितने यानी सबको लगता था कि सीबीटी वन जस्ट क्वालिफाइंग है और सीबीटी टू के लिए ऑल पोस्ट के लिए इलिजिबल होंगे, लेकिन वैसा नहीं था कि सीबीटी वन में ऑल पोस्ट के लिए सपोज आप क्वालिफाई होंगे। सपोज सीबीटी वन में सपोज आप दो पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे तो यू विल फाइट ओनली फॉर द टू पोस्ट फॉर द सीबीटी टू एग्जाम ओनली। तो ये है कि आपको मेन फोकस आपको सीबीटी वन में रखना है और सीबीटी वन में हाईएस्ट स्कोर करके आपको मैंने एग्जाम क्लियर करना। बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पे आकाश ने कि आपको सीबीटी वन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सीबीटी वन क्लियर करेंगे तभी आप सीबीटी टू पे जा सकेंगे। आकाश, यहाँ पे मेरा उन एक्चुअली हाईएस्ट स्कोर सीबीटी वन में था, मैक्सिमम 65 अबोव था विद इन 1 मंथ। एक्चुअली सीबीटी वन और सीबीटी टू जैसा सीबीटी वन का हम्म। रिजल्ट आ रहा है तो आपको खाली वन यानी 1 से 2 महीना मिलेंगे हाँ, प्रिपरेशन फॉर बिल्कुल द सीबीटी टू। ज्यादा बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। बिल्कुल तो मीन्स कि आप जितना पोस्ट के लिए क्वालिफाई करोगे वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल। अच्छा आकाश, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एस्पिरेंट्स की तरफ से कि यहाँ पे जैसे 36 ईयर गवर्नमेंट ने जो है एज कर दी है, तो ऐसे में जो स्टूडेंट हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर स्टडी को छोड़ चुके हैं, वो अपनी जर्नी को कहाँ से स्टार्ट करें? क्या सीबीटी वन पे ओनली फोकस करें या फिर सीबीटी टू को भी जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उस पे भी फोकस करें? मैं रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट फोकस सीबीटी वन पे करना चाहिए और स्टार्ट हम्म। फ्रॉम जनरल साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग। बिल्कुल। जीके का पोर्शन एक्चुअली क्या होता है कि जीके काफी वास्ट हो जाता है। आई मीन हम्म। जीके में पॉलिटी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। तो आप जनरल साइंस स्टार्ट करो। आई विल रिकमेंड कि जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट करो। आप जीके के पोर्शन में करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हो। उसमें स्पोर्ट वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो दैट्स अबाउट द सीबीटी। ठीक है। ओके आकाश, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज में। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें कि ये बीइंग टेक्निकल पर्सन,
यहाँ पे नॉन टेक्निकल की जो तैयारी है वो बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे होते हैं, तो टेक्निकल स्टूडेंट्स के मन में एक फियर होता है, दैट इज अ फियर ऑफ द नॉन टेक्निकल, कि क्या हम वहाँ पे नॉन टेक्निकल बच्चों के साथ में, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि बीटेक वाले या फिर डिप्लोमा वाले भी इंजीनियरिंग सेट के नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी या फिर बैंकिंग की, तो उन्हें उनके साथ में कंपटीशन में जाना होता है सीबीटी वन में। तो उनके मन में एक ये डर होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो इस तरीके का थॉट प्रोसेस उन्हें किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए? हाँ, तो एक्चुअली मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ मैं वो बताता हूँ कि मैं जिस लाइब्रेरी में मैंने ज्वाइन किया था उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एक बंदा था। हम बैंकिंग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो वो एक्चुअली जब नोटिफिकेशन आउट हो गया तो वो हमारे से कांटेक्ट किया कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एसएससी और बैंकिंग का अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने उसको वही रिकमेंड किया कि आप अच्छे से साइंस, जनरल साइंस अच्छे से करो, रीजनिंग और मैथ्स करो। आपका ऑलरेडी टेक्निकल बैकग्राउंड और रेलवे का, एक्चुअली रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो टेक्निकल सपोज क्वेश्चन है तो ओनली बेसिक्स रहता है। तो सपोज आपने रेलवे का जो मेन सिलेबस टेक्निकल का देखा, तो सपोज आपने हर एक टॉपिक बेसिक लेवल पे आपने अच्छे से क्लियर किए, तो और होल सिलेबस आपने कवर किया बेसिक लेवल पे, तो टेक्निकल का कुछ इश्यू नहीं आएगा। मेन आपका फोकस ये रहना चाहिए कि सीबीटी वन में मैक्सिमम पोस्ट क्लियर करना है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। ओके, तो अब बात कर लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास में 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगी। तो यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज होता है मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे आउट ऑफ 100 यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिक्स को बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, आकाश क्या टिप्स एंड ट्रिक देना चाहेंगे इसके लिए? मैथमेटिक्स में जैसा आप, मेन कोर तो परसेंटेज से स्टार्ट होता है। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, मिक्सर एंड एलिगेशन। तो जो मैथमेटिक्स के टॉपिक है, आप मींस बेसिक्स टू नॉट दैट मच सीजीएल लेवल का एडवांस मैथ्स हम्म। करो, लेकिन आप बेसिक मैथ्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप कर सकते हो। मींस बेसिक टू लिटिल बिट मीडियम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक टू मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे बच्चों को देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, कि किस सीक्वेंस में जाना चाहिए, और किस जो यहाँ पे ऐसी कौन सी हड़बड़ाहट में बच्चे कुछ चीजें गलत कर जाते हैं, कभी कभी सोर्स ऑफ प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल पे कर लेते हैं। तो क्या कुछ ऐसी चीजें जो है बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा होता है, 30 नंबर अगर देखा जाए 100 नंबर में से तो। तो मैथ्स में ये रिकमेंड करेंगे कि एक्चुअली आप टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन लगाइए। टॉपिक मींस रैंडमली कौन सा भी टॉपिक मत उठाइए। सबसे पहले आप सबसे पहले तो सिलेबस अंडरस्टैंड कीजिए मैथ्स का। वेरी मैथ्स गुड, बहुत अच्छी बात कही। का मैथ्स आप कहाँ से, आई विल रिकमेंड कि आप परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि परसेंटेज ऑल ओवर दी, जैसे रेशो में आएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन में आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा। मीन्स ऑल बेसिक तो परसेंटेज से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मतलब जो फाउंडेशन है गाइस, फाउंडेशन से आपको स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई भी टॉपिक जो है रैंडमली उठा रहे हैं और उसके पीछे जा रहे हैं। सिलेबस को मैच कीजिएगा और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैच कीजिएगा, उसके बाद अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सेकंड, अगर आकाश हम बात करें यहाँ पे साइंस की, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा वेटेज है, वंस अगेन मैथमेटिक्स के बराबर वेटेज है। तो यहाँ पे 100 में से आपको 30 क्वेश्चन साइंस में से देखने को मिलते हैं। तो अगर हम मैथ और साइंस को अगर ऐड कर दें तो आपके पास में 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब अगर एक बच्चा चाहे तो 50% सिलेक्शन अपना यहीं से ले सकता है। एंड यस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे साइंस को किस तरीके से आप कवर अप देना चाहेंगे और बच्चों को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? साइंस, साइंस में जैसे तीन सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो हम्म। उसमें एनवायरमेंटल साइंस भी आप उसमें इंक्लूड कर लो। तो हाँ। इसमें आप सब्जेक्ट वाइज आप पूरा सिलेबस कवर करो, और जैसा वेटेज है साइंस में 30 मार्क्स, तो मींस बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है। सपोज आपने साइंस इन डेप्थ अच्छे से किया तो, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट साइंस था, तो मैंने मैक्सिमम साइंस में स्कोर किया। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, की ऑफ सिलेक्शन। तो अच्छा, यहाँ पे आकाश में ये पूछना चाहूंगा कि वैसे बीइंग टेक्निकल स्टूडेंट, फिजिक्स में तो बच्चों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं, केमिस्ट्री भी ले दे के हो जाता है। मेन समस्या अटकती है यहाँ पे बायोलॉजी के ऊपर और इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर। तो बायोलॉजी वगैरह में किस तरीके से यहाँ पे कवर अप देना चाहिए?
बायोलॉजी में वही कि आप जैसा बायोलॉजी का जो भी जैसा जीके की बुक है, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप ले लीजिए, उसमें से बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल फॉर दैट, कि आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए, एक एक टॉपिक को पूरा आप अंडरस्टैंड कीजिए। सपोज मेरा ये एक एक्चुअली ट्रिक ये थी कि मैं एक पॉइंट जैसा एक टॉपिक में करता था, उसके ऊपर मैं फिर उसके क्विज लगाता था। तो मुझे क्या कि वो टॉपिक फिर वो क्विज में मुझे ये समझ में आता था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये मैं बोलूंगा कि आप जैसा प्रीवियस ईयर साइंस का प्रीवियस ईयर एक बुक ले क्वेश्चन का बुक ले लीजिए, और उसमें से आप क्विज लगाए टॉपिक वाइज। तो आजकल काफी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, साइंस के हैं, ऑल के है, मींस ऑल सब्जेक्ट्स के है। तो टॉपिक वाइज आप सपोज आप क्लियर कर रहे हो, तो मींस वो जो टॉपिक है आपका काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही गई। तो यहाँ पे देखिए, आपको साइंस के लिए ये रणनीति जरूर अपनाना चाहिए कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बाद उसके क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा, सो दैट आपको ये भी पता चल जाए कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, वीक पोर्शन कौन सा है। तो ऑफ कोर्स जहां से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, जहां से क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक पे दोबारा जाइए, नोट्स बनाइए, उसके जो भी आपका रिसोर्सेज है आप वहां से उसको पढ़िएगा और उसके ऊपर अपनी सर, कमांड बनाइएगा। तो गाइज यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक है गाइज हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में एक अच्छा फिर से स्कोर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको 25 क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ 100 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे थर्ड स्कोरिंग सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग। तो आकाश, रीजनिंग में बच्चों को क्या अप्रोच रखना चाहिए, और क्या यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि वो बैंकिंग लेवल की रीजनिंग वगैरह यहाँ पे लगाने लगते हैं, तो क्या इन चीजों से किस तरीके से बचना चाहिए और एक राइट अप्रोच में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? मैं रिकमेंड करूंगा कि रीजनिंग तो अबाउट पूरा एसएससी लेवल का पूछते हैं, तो डोंट गो फॉर द बैंकिंग लेवल। अच्छा, एसएससी में भी आकाश, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, एसएससी में भी सीजीएल लेवल का या फिर सीएचएसएल लेवल का? सीएचएसएल लेवल इनफ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो इसमें है कि रीजनिंग में रीजनिंग 25 मार्क्स का है और काफी स्कोरिंग है, और हम्म। यानी लेस टाइम टेकिंग रहता है एज कम्पेयर टू मैथ्स। तो ये है कि आप रीजनिंग के मैक्सिमम टॉपिक जो है, सबसे पहले तो टॉपिक टॉपिक आप पूरा एक स्टैंडर्ड बुक लेके आप टॉपिक पूरा कवर कर लीजिए। कैलेंडर है, क्लॉक है, और पूरे जो टॉपिक्स है वो पूरा, और उसके ऊपर क्विज लगाइए। मैं ये बोलूंगा सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप हर एक टॉपिक क्लियर करके उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल आज मैं सपोज कैलेंडर में कर रहा हूँ, क्लॉक कर रहा हूँ, तो आज उसके ऊपर मैं आज की क्विज लगाऊंगा, उसके पूरे टाइप्स दिखूंगा, पूरे टाइप्स निकालूंगा, और पूरा वो टॉपिक क्लियर करूंगा। और डोंट गो फॉर द बैंकिंग लेवल। ये ओके। अच्छा, एक आकाश, जो मैंने अपने लेवल पे चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की है कि जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे हमारे पास में जो वेटेज है वो 15 नंबर का वेटेज है आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे सबसे कम स्कोरिंग सब्जेक्ट जो हमारे पास में जनरल अवेयरनेस है, लेकिन बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन में गलती ये करते हैं क्योंकि इसका जो सिलेबस है, आई थिंक अगर इसके सिलेबस को हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा लार्ज सिलेबस इसी का निकल के आता है। और यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि स्टैटिक जीके में लाइक लक्ष्मीकांत लेवल पे चले जाते हैं और वो जीएस को एसएससी जेई से भी थोड़ा सा कंपैरिजन करने लगते हैं, हालांकि एसएससी जेई में तो काफी अच्छा यहाँ पे जो है वेटेज रहता है। तो यहाँ पे किस तरीके से अवॉइड करने से बचना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा लार्ज होता है तो इसमें इन डेप्थ उतना जाने की जरूरत नहीं रहती है, और 15 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ही आ जाते हैं। और जबकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका मैथमेटिक्स और साइंस होना चाहिए, क्योंकि दो सब्जेक्ट मिलके ही 60 नंबर आपका कवर कर लेते हैं, 60% पोर्शन आ जाता है वहां से। तो जनरल अवेयरनेस के लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए, और ये यहाँ पे खासकर मेंशन करिए कि कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें जनरल अवेयरनेस के केस में बच्चों को अवॉइड करना चाहिए? मीन्स फॉर एग्जांपल सपोज 15 क्वेश्चन आ रहे जनरल अवेयरनेस के, तो मैक्सिमम उसमें से 5 to 6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के ही आ रहे। तो करंट अफेयर्स में भी आपको पूरा कवर अप नहीं करना है। मैं तो साइंस पोर्शन, डिफेंस और स्पेशली स्पोर्ट पर स्पोर्ट टॉपिक करता था करंट अफेयर्स में भी, क्योंकि सपोज आप करंट अफेयर्स भी करने जा रहे हो, तो करंट अफेयर्स इज द मीन्स बहुत वास्ट हो जाता है। तो करंट अफेयर्स भी काफी लॉजिकल करिए आप। और बाकी
बाकी जो जीके पोर्शन है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट लिखा है कि दे दे विल कंसंट्रेट ऑन कि फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो बिल्कुल। मैं रिकमेंड करूंगा कि मीन्स आप एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री न करके आप थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री, नॉर्मल आप अरिहंत की शॉर्ट बुक नहीं तो फिर अड्डा 20 में जो कैप्सूल आती है वो भी आपने की, और हाईलाइट आपने पोर्शन किया ऊपर ऊपर से, वो भी आप मैक्सिमम कवर कर सकते वेरी गुड। तो गाइज देखिए यहाँ पे, और साथ ही साथ आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप CBT 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज, और आपको लगता है कि यहाँ पे आपके बेसिक्स कमजोर है यहाँ पे, और CBT 1 बहुत ज्यादा आपको हार्ड लगता है, तो ये जो बैच है 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो गाइज यहाँ पे बैच 26 तारीख से स्टार्ट हुआ है। इस बैच में आपको CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों ही मिल जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच है जो कि यहाँ पे कल से स्टार्ट होने वाला है गाइस, 30 तारीख से, 26 से नहीं, कल से स्टार्ट होने वाला है, 13 जुलाई से। यहाँ पर भी आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है। और गाइस अगर आप चाहते कि यहाँ पे आपको SSC जेई और आपको यहाँ पे RRB जेई और आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो महापैक, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पे अभी चल रहा है गाइस XXX वैलिडिटी, यानी कि 27 मंथ के लिए। तो यहाँ पे आपको प्री रिकॉर्डेड मोड में क्लासेस ऑलरेडी मिल जाती है, और 27 मंथ तक जो भी क्लासेस आएंगे वो सारे के सारा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, और प्लस 1,000 प्लस टेस्ट सीरीज मिलती है आपको। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए बेटा कोड जो यूज करना है Y433। आकाश, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बच्चों से गलती होती है, दैट इज अ यूट्यूब। अगर आप जैसे खुद भी यहाँ पे देखते होंगे यूट्यूब को चला के, देयर इज सो मैनी चैनल्स, और यहाँ पे क्योंकि RRB जी एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, तो यहाँ पे बच्चों को कौन सा यूट्यूब चैनल सिलेक्ट करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे मतलब आप मेरा रिकमेंड कीजिएगा, मतलब यहाँ पे बच्चों को क्या ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे वो जो यूट्यूब पे स्टक करनी चाहिए, कि यहाँ पे ये क्राइटेरिया यहाँ पे, और एक जो चैनल है उस पर उनको ट्रस्ट करना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए, रादर देन जगह जगह भटकने से। कहते हैं ना कि जो हमारे पास में सोर्स है वो उसके लिए डेफिनेशन दी जाती है कि लेस इज मोर। सोर्स को आप लिमिटेड रखिएगा और उसी में से ज्यादा निकालने की कोशिश कीजिएगा। हैं। जैसा मैंने मैक्सिमम जो साइंस है, मैंने एक मैम का यूट्यूब ये था मीन साइंस के लिए, उनके काफी अच्छे वीडियोस थे। तो उन्होंने एक्चुअली एनसीईआरटी का पूरा मैक्सिमम कवर किया है उन्होंने, तो यूट्यूब चैनल रेफर किया था। बाकी मैंने मैथ्स के लिए थोड़ा सर का यूज किया है, मैथ्स के लिए हम्म। मैक्सिमम। और हम्म। रीजनिंग तो नॉर्मल आप प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही है। तो रीजनिंग आप यू कैन गो फॉर द अंडर 24 मीन्स अच्छे, मीन्स एक टॉपिक करिए, सर्च कीजिए यूट्यूब पे जो अच्छा लिंक है, उस टॉपिक को आप कवर कीजिए जो मोस्ट व्यू है। और बाकी टेक्निकल पोर्शन के लिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। मैंने खुद के जो नोट्स थे, मैंने उसको रेफर किया। तो गाइज यहाँ पे देखिए, अगर आप भी यहाँ पे गाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं RRB जेई के क्वेश्चंस की, तो इंजीनियर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको फ्री में यूट्यूब पे सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, चाहे वो टेक्निकल की हो चाहे नॉन टेक्निकल के। हाउ एवर अभी CBT 1 जो है, CBT 1 आपके पास में ज्यादा यहाँ पे फोकस करना है, तो CBT 1 की यहाँ पे बहुत ही एडवांस लेवल पे गए जो क्लासेस है वो यहाँ पे चल रही हैं। आपको सिंपल इंजीनियर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल पे जाना, और वहां पे आपको सारी की सारी क्लासेस बेटा दिख जाएंगी। तो यहाँ पे गाई आकाश, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कहते हैं कि, तो यहाँ पे एक जो फाइनल जो मैसेज होगा वो बच्चों के लिए क्या होगा, कि किस तरीके से यहाँ पे थ्रू आउट जर्नी एक जो पेशेंस है वो अपना पेशेंस बनाए रखें, अपने आप पे जो ट्रस्ट है वो बनाए रखें, और किस तरीके से उसको वो आगे लेकर जाए। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं खुद को मेरा मानता हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन फेज का, क्योंकि मैंने 4 साल का स्ट्रगल किया है। चार हम्म। साल आफ्टर मैं 2014 का पास आउट था, और आफ्टर दैट मैंने टेक्निकल के गेट क्लासेस के लिए मैं हैदराबाद गया था। उसके बाद फिर हम्म। ऑल एक्चुअली मेरा सक्सेसफुली अड्डा 24 में मैंने ऑलरेडी मेरा सक्सेस स्टोरी डाला है। तो काफी लंबा सफर रहा मेरा 4 साल का, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फर्स्ट 3 साल तो मेरे प्रिपरेशन में कुछ एग्जाम प्री निकलते थे, फिर बाद में कहा ना कहा मेंस में नहीं हुआ, फिर फाइनल रिजल्ट एक्चुअली आई कुडंट गेट।
लेकिन फाइनली आई गॉट द 3 सिलेक्शन बैक टू बैक। ओके। सो फाइनली गाइज, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे आकाश ने आपको मोटिवेट किया और उन्होंने हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बात की कि किस तरीके से आप गाइज आपको इन करना है, किस तरीके से आपको आउट करना है। थैंक यू सो मच आकाश। अड्डा 24/7 के बिहाफ पे हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना जो अमूल्य समय है वो निकाला और बच्चों को यहाँ पे गाइड किया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आकाश, एंड वी विश कि आप इसी तरीके से अपने कैरियर में आगे बढ़े और अपने परिवार के साथ में ऐसे ही खुश रहें। थैंक यू अड्डा 24 कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। Okay, thank you everyone and all the best.